बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आज का दिन अच्छा गुजरे आपका। न्यू मंथ में हम सब दाखिल हो गए हैं। टुडे इज़ 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर जो है इस दिन की, इस तारीख़ की एक ख़ास अहमियत है और वो अहमियत ये है कि 1990 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था, जिसमें ये कहा गया था कि 1 अक्टूबर जो है उससे जो सीनियर सिटीज़न्स डे जो है वो मनाया जाएगा। तो आज दुनिया भर में जो है बूढ़े या जो मुअम्मर अफराद हैं उनका दिन मनाया जाता है। जितने भी ओल्ड सिटीज़न, अच्छा ओल्ड सिटीज़न को जब डिस्क्राइब किया गया यूएन की तरफ से तो उन्होंने कहा वो लोग जो 60 प्लस हैं या कुछ जगहों पर आपको 65 प्लस भी मिलता है। जो भी लोग इस उम्र से ज़्यादा हैं, 60 साल से को क्रॉस कर चुके हैं, वो मुअम्मर या सीनियर सिटीज़न में उनका शुमार होता है। तो आज दुनिया भर में जो है वो सीनियर सिटीज़न्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये मनाया जा रहा है। तो आज जी उठा पाकिस्तान में भी हम अपने जो हमारे ओल्ड सिटीज़न्स हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनकी बरकत से हमारे घरों में रौनक है, जिनके तजर्बे से हम ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर बल्कि बहुत दफ़ा गलत फ़ैसलों से बच जाते हैं। सो अल्लाह ताला हमारे घरों में ये जो बड़े मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनका साया सलामत रखे, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम ज़िंदगी में क्या कुछ गलत कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे बुज़ुर्ग ही होते हैं। फिर वो हमारे वालिदैन की शक्ल में हों, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की शक्ल में हों, उनकी दुआओं के साए में हम मुश्किलों से और शायद बुरी नज़रों से बचे रहते हैं और कामयाबी का सफ़र बहुत ही बखूबी तय कर रहे होते हैं। सो ये जो दुनिया भर में आज दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 अक्टूबर का, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ रिपोर्टर भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस दिन के हवाले से बताइएगा क्या कुछ जो है एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही हैं। वहीद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वहीद। वहीद, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो वहीद, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया वहीद आपके वक्त का। आज पाकिस्तान के दुनिया भर में जो है सीनियर सिटीज़न्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह लाहौर में भी आज जो बुज़ुर्ग शहरी जो है उनके हवाले से आलमी दिन जो मनाया जा रहा है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि आलमी दिन तो मनाया जाता है कभी बुज़ुर्गों का, कभी ख़वातीन का, मगर हम इन बुज़ुर्गों को देते क्या हैं? अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से ये बुज़ुर्ग शहरी जो हैं बड़े ज़्यादा नाराज़ हैं। कुछ ही देर पहले हमारी बुज़ुर्ग शहरियों से जब बात हुई, उनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट कोरोना के दिनों में बुज़ुर्गों का ख्याल ना रख सकी, वो आम दिनों में कैसे ख्याल रख सकती है। काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्गों की मुश्किलात जो है बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। और कुछ बुज़ुर्ग शहरी जो थे उनसे हमारी जब बात हुई, वो ऐसे थे जिन्होंने जंगों में भी हिस्सा लिया हुआ है, मगर वो आज भी 1000 रुपये या 800 रुपये की दिहाड़ी लगाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और कोई काम नहीं मिल रहा उनको। मगर काफ़ी ज़्यादा नला है, काफ़ी ज़्यादा उनकी मुश्किलात जो बढ़ती चली जा रही हैं। काफ़ी मीलों सफ़र तय कर कर जो है अपने पेट की आग बुझाने के लिए आते हैं, मगर उनको काम नहीं मिलता। गवर्नमेंट की जाने से भी कोई इस हवाले से कोई संजीदा जो है वो रवैया देखने को अरसे दराज से नहीं मिल रहा। मगर सवाल ये है कि जब हम आलमी दिन मनाते हैं तो हम सिर्फ उस दिन ही क्यों रखते हैं इनको याद? क्योंकि यही बुज़ुर्ग जो होते हैं इनके तजर्बात से हम फ़ायदा भी उठाते हैं, इनके मशवरे से हम चलते भी हैं, मगर हम उनके रोज़गार का ख्याल नहीं रखते। उनमें मैं भी शामिल हूँ, गवर्नमेंट भी शामिल है, इंतज़ामिया भी शामिल है। आज अगर आलमी दिन हम उनका मना रहे हैं तो आज हमें उनकी मुश्किलात को देखना होगा, उनकी मुश्किलात को हल करना होगा। अगर हम इसी तरह दिन मनाते रहे और एक दिन आया फिर साल के बाद फिर दिन मना लिया तो इनकी तो मुश्किलात कम नहीं होगी। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा नला हैं। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हमें मिले जो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। जो बुज़ुर्ग ठीक से बात नहीं कर पाता वो काम कैसे करेगा? सिर्फ 800 या 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाने के लिए वो मीलों सफ़र तय करके आता है, मगर उसको रोज़गार नहीं मिलता। तो इस वाले से बुज़ुर्ग जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। किसी भी ओल्ड हाउस में आप चले जाइए, बुज़ुर्गों से बड़ा पड़ा है, मगर
इनके हालात बेहतर करने के लिए कोई इक़दाम देखने को नहीं मिल रहे। इसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है, NGOs भी शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं, मगर हमें इनकी मुश्किलात हल करने के लिए कोई लाएमल बनाना चाहिए। क्या कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा जो पाकिस्तान में सर्व कर चुके हैं, पाकिस्तान की आज़ादी में भी हिस्सा ले चुके हैं, वो बेहतर तरीके से घर में बैठ कर अपने आप को या अपने जो ज़िंदगी का बकिया हिस्सा जो है अपनी फैमिली के साथ बेहतर तरीके से गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वही, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बात कही कि डेफ़िनेटली गवर्नमेंट लेवल पर भी इसमें काम होना चाहिए, बट ये हर घर की कहानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में, हम अगर अपने पाकिस्तान के कल्चर की बात करें या हम एशियन कल्चर की बात करें, तो एक वक्त में शायद, अब मैं पिछले कुछ सालों पहले की बात करूं, तो कभी भी जो ये ओल्ड होम्स जो आज बन चुके हैं, ओल्ड हाउसेस बन गए हैं, शेल्टर हाउसेस बन गए हैं, इनका क़याम ही नहीं था, ये होते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर ईदी साहब जैसी शख्सियात का ज़िक्र करूँगी जिन्होंने देखा कि मुआशरा बेहिस्सी की तरफ जा रहा है। जो हमारी जवान नस्ल है वो अपने बुज़ुर्गों को वो इज़्ज़त नहीं दे पा रही, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही जो वो डिज़र्व करते हैं, और अपनी पर्सनल ख्वाहिशात के लिए अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को, या अल्लाह रहम करे, अपने घरों से निकाल देते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये ओल्ड होम और शेल्टर हाउसेस जो हैं, इनका क़याम शुरू हुआ, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में होता था लेकिन अब ये पाकिस्तान में शुरू हो गया है। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में अब बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चेंज हो रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को जो है वो इज़्ज़त देते हैं। लेकिन ये हमारा तो ट्रेडिशन रहा है कि घर से निकलना है तो माँ के हाथ चूम के निकलना है। मेरा दीन तो ये कहता है कि हज पर जाने के लिए तुम्हें जिस्मानी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपने माँ के चेहरे का दीदार करो, तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। ये सारा कुछ मेरा दीन हमें सिखाता है अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त कैसे करनी है। ये वो घर के प्यारे लोग होते हैं जो घर में जब होते हैं सो बस बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। इनकी बरकत से हमारे घरों में रिज़्क़ आता है, इनके बरकत, इनकी दुआओं से हमारे घरों में खैर आती है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हुकूमत एक तरफ और मैं और आप एक तरफ, जो चीज़ हमें करनी है, जो शायद मैं भी नहीं कर पाती, मुझे भी करनी है और आपको भी करनी है। हमें करना क्या है, हमें इनके साथ पोलाइट रहना है, नरम लहजे में इनसे बात करनी है। हम इस उम्र में गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने तो ज़िंदगी की बहुत धूप छाँव देखी है, तो इसलिए नरम लहजे में बात कीजिए, क्योंकि इस उम्र में आके कहते ये हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बच्चे बन जाते हैं। उनके साथ बैठिए, उनके साथ वक्त स्पेंड कीजिए, उनके साथ खाना खाइए, कभी कभी उन्हें फ़ोन कर लीजिए जब आप ऑफ़िस में हो। ख़ास तौर पर जब कोई आप फ़ैसला ले रहे हों तो आप उनसे ये ज़रूर पूछ लीजिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। यही जुमला कि आपने उनसे सिर्फ डिस्कस किया, ये उनकी ज़िंदगी को भी बढ़ाता है और उनको ये एहसास दिलाता है कि इस घर में आज भी जो फ़ैसले होते हैं उनमें मेरा अमल दखल शामिल है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर ये हम अपने बुज़ुर्गों के साथ शेयर करने लग जाएं तो शायद वो काफ़ी मुतमईन हो जाएंगे। मज़ीद भी इंशाल्लाह इस हवाले से बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आज जिस तरह मैं भी इंट्रो में भी जिक्र करी थी कि दुनिया भर में 1 अक्टूबर है, जो सीनियर सिटीज़न हैं उनका दिन मनाया जा रहा है। तो आज आपने अपने बुज़ुर्गों को मैसेज देना है। आज मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हम हमेशा अपना इजहार, जो मोहब्बत का इजहार होता है, वो करते हुए जो है वो शर्माते भी हैं, हिचकिचाते भी, और हम ये कहते हैं उनको पता ही तो है कि हम उनके लिए कर रहे हैं, उनको पता ही तो है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। नहीं, जब आप किसी से इजहार करते हैं, स्पेशली अपने घर के बड़ों से, कि वो आपके लिए कितने ख़ास हैं, आप उनकी कितनी इज़्ज़त करते हैं, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो उनमें ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश और बढ़ती है और वो अपने जिस्म में जो मौजूद बीमारियां हैं उनसे भी लड़ने की फिर सलाहियत बढ़ती है। ये मैं नहीं कह रही, ये तहकीक कहती है। सो आज आपने कॉल करनी है, आपने अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, कोई भी ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी के जैसा है, आपने उनके लिए उनका नाम लेकर मैसेज शेयर करना है। आज मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, नंबर है मौजूद है, इस पे आपने करनी है कॉल। एक मैसेज एंड में मैं भी दूंगी अपनी अम्मा के लिए, लेकिन पहले आपके मैसेजेस लेंगे। इसके साथ साथ कहते ये हैं कि
जब आप अपने दिल को साफ़ करते हैं तो आपकी एक इनर ब्यूटी जो है वो चमकती है। लेकिन अपने चेहरे को दिलकश रखना, खूबसूरत लगना, ये भी हर शख्स का हक़ है। और मैं आज बात कर रही हूँ उन ख़वातीन की जो 50 या 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो गई हैं, उनका भी मुकम्मल हक़ है। मैंने सोचा जब मैं आंटी बन जाऊँगी तो मैं भी बिल्कुल छोटे-छोटे से बड़े स्टाइलिश से बाल रखूँगी और बड़ी अच्छी सी जो है वो मैं अपनी लाइफ़ को मैनेज करूँगी या कैरी करूँगी। तो आज हम यही जानेंगे जो ओल्ड सिटीज़न लोग हैं वो अपनी ब्यूटी का या अपने हेयर स्टाइल्स को कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हें आपने बारहा जी उठा पाकिस्तान में देखा है, मोमल सैलून इनका मौजूद है जहाँ पर बेहतरीन सर्विसेज ये आप लोगों को देती हैं। आरफा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आपको भी ये बुज़ुर्गों का आलमी दिन, बल्कि बुज़ुर्ग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, सीनियर सिटीजन्स का दिन मुबारक हो। बहुत आपको भी मुबारक हो। आप किसको मैसेज देना चाहेंगे इस खास दिन पे? बिल्कुल, मैं अपनी वालदा को और अपनी जेठानी जो मेरी बिल्कुल वालदा जैसी हैं, ओह माशाल्लाह, दैट्स रियली मैं नाइस। उन दोनों को मैसेज देना चाहूँगी कि बड़ों के बगैर जो है वो ज़िंदगी नामुकम्मल है। और सबसे बड़ी बात सना, हमें अपने बच्चों को भी आगे जो है वो एक मैसेज देना होता है। ट्रू। हम अगर अपने बड़ों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते या अगर हम उनके साथ वो चीज़ें मतलब नहीं करते जो उनकी नीड है, तो हम आगे से एक्सेप्ट भी नहीं, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना। एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि हमें भी वो चीज़ मिलेगी। ट्रू, क्योंकि बच्चे सुनने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं देख कर सीखते हैं, कि बिल्कुल आप अपने बड़ों को कैसे आप डील करते आए बिल्कुल। हैं। तो और ये चीज़ जो है वो मैंने अपनी वालदा से, तो खैर लाजमी सी बात है, हर इंसान सीखता है, लेकिन मैंने अपनी जेठानी से भी सीखी है। रियली नाइस। तो उन्होंने जो मेरे साथ रवैया एक तरह का रखा, मोहब्बत का, प्यार का, और यानी कि मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी सास नहीं है मेरे साथ। वो मोहब्बत, वो प्यार और इतनी अपनाइयत, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल मतलब एक तरह से काफ़ी फासला है हमारे दरमियान। वो हैदराबाद में होती है, मैं कराची में होती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने दिल अच्छी जुड़े bonding हुए हैं। रखी हाँ, है। अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह। अच्छा, आज जो हैं वो आरफा जी आपको ये बताएंगी कि अगर आपके घर में, अच्छा होता क्या है कि एकदम से अगर आप थोड़ा सा पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हैं, या ख़वातीन के लिए स्पेशली बड़ा ज़रूरी होता है कि वो स्पा जाएँ या सैलून जाएँ। हमारे जो घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं नॉर्मली बड़ा अवॉइड हो रही होती हैं इस हवाले से ना। तो मैं चाहूँगी आज आप ये बताएं कि ठीक है, शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। तो किस तरह से वो, बिकॉज ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारी ख़वातीन, वो कैसे अपनी एज को मैनेज कर सकती हैं? हाँ, देखें बिल्कुल सना, आपने बहुत अच्छी बात की है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं कि जिनको हमें बाकायदगी के साथ कहना पड़ता है कि आप अपना केयर कीजिए, आपकी एज इतनी नहीं है, या आप अभी इतना नहीं, आप मतलब वो एज में है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को फील कराएं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर रोल जो है वो आपकी बेटी, आपके घर की जो लड़की होगी ना, वो चाहे वो आपकी बहू हो चाहे आपकी बेटी हो, वो रोल जो है वो बेहतर अदा करती है। मैंने देखा है बाज़ बच्चियां लेकर आती हैं अपनी वालदा को और इंसिस्ट करती हैं, नहीं मम्मा आप ये भी कराएं, नहीं मम्मा आप ये भी कराएं। वो माएँ जो है बिल्कुल एक्टिव रहती हैं और खुश रहती हैं बनिस्बत इसके के बाद। मैंने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं कि आप क्या करेंगी, आप रहने दें, आप छोड़ें मम्मा। तो वो चीज़ें जो है वो आपको डिमोटिवेट रहती हैं और डिमोटिवेट करती रहती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप बिल्कुल डल हो जाते हो। अच्छा, मैंने ऐसी भी बड़ी खूबसूरत आंटीज़ देखी जो एक एज में जाके, आई ऑलवेज लाइक, जो जिस तरह से, खैर लेडी डायना उनकी तो पर्सनालिटी कुछ और थी, लेकिन उस तरह के हेयर कट्स पे आ जाती हैं, या बॉब्स रखती हैं, या लॉब स्टाइल चलता है, शॉर्ट शोल्डर हेयर्स रखती हैं। तो ये कि लेकिन हमारे ये ट्रेडिशन है कि नहीं जी, मैं तो अब उस एज में हूँ जहाँ पर मुझे कोई फैशन नहीं करना, लेकिन आप हेयर कट्स भी कर सकते हैं इन अ डिसेंट वे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 की प्लस एज की जो ख़वातीन हैं जिनके बाल बहुत हल्के हो गए हैं, गिरने लग गए हैं, उनको किस तरह के हेयर कट्स लेने चाहिए? देखिए सर ना, शॉर्ट हेयर हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि एक पर्सनालिटी आपकी, अगर देखें, अगर आपका ओवरऑल आप सब कुछ मेंटेन रखेंगे तो शॉर्ट हेयर भी अच्छा लगेगा। राइट। लेकिन अगर आप उसके अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे और हेयर शॉर्ट रखेंगे तो वो कोई भी स्टाइलिंग आप पर अच्छी नहीं लगेगी। और स्टाइलिंग की जहाँ तक बात है कि फिर वो डिपेंड करते हैं कि आपका फेस लुक कैसा है, कि आपका जो चीज़ आप पे अच्छी लगे आप अपनी ब्यूटिशियन से कंसल्ट करें, उसके साथ बात करें, उसे बताएं, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेगी। अच्छा, इस एज में आके, क्योंकि मेनोपॉज और इन सब चीज़ों के बाद हेल्थ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह के इशू होते हैं, तो बाल बहुत गिरने लग जाते हैं, फ्रंट से चले जाते हैं या बहुत हल्के हो जाते हैं। सो ऐसे लोग जिनके बाल गिर रहे हैं एक सर्टेन एज में आके, उनको क्या करना चाहिए?
देखिए सबसे पहला तो यही है कि बेहतर ये होता है सर ना कि ऐसी ख़वातीन को ना हेयर को शॉर्ट ही रखना चाहिए ताकि वो अच्छा। मैनेजेबल हो, इजी हो, ठीक है। वर्किंग करना आसान हो, उस पे कलर करना, क्योंकि आपको पता है कि बाजू का मूव करना बार बार ये भी तकलीफ़ देता है। इसके अलावा ये है कि देखें, अगर मैं ये कहूँ कि घर में अगर केयर कर सकते हैं तो वो एक हद तक की जा सकती है। ठीक है। लेकिन इसके लिए यह है कि सैलून आना और कलर रेगुलर आपको अप्लाई करना, यानी कि वाइट हेयर बहुत ज़्यादा ग्रे विजिबिलिटी हेयर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रे हेयर को छुपाने के लिए कोई ब्लैक कलर ही यूज़ करें, आप फेशियल कलर ले सकते हैं, अच्छा सा कोई चेंज ले सकते हैं अपने अंदर। तो ये चीज़ें अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे क्योंकि गांव देहात हर जगह पर बहुत सारे कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर लोग नहीं सैलून्स में जा पाते, तो कोई इस तरह की चीज़ जो वो घर में कोई मास्क कोई चीज़ बना सके जिससे बालों का फ्रीज ख़त्म हो जाए, थोड़ा बालों की ग्रोथ रीग्रोथ शुरू हो। बिल्कुल, मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। एलोवेरा बहुत इजीली हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर जगह मिल जाता है। ठीक है। एलोवेरा को आपने जो है वो ब्लेंड कर लेना अच्छी तरह से, और उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल के उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, उसको अप्लाई करें एज अ कंडीशनर। वो एक आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर अच्छा, रूट्स में नहीं लगाना, हमने इस तरह से उसको लेके और अपनी लेंथ में लगाना। बिल्कुल, लेंथ पे आप रूट्स पे भी अगर एलोवेरा अप्लाई करते हैं तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको ड्राइनेस है स्कैल्प के ऊपर तो उसके लिए भी एलोवेरा बेस्ट है। ओके, राइट। अच्छा, एक और भी बड़ा मैंने कंप्लेन देखा है, कुछ ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो बाल रंगने के लिए, क्योंकि हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो मेहंदी का इस्तेमाल करती हैं, एंड मेहंदी में बहुत अलग अलग चीज़ें, कोई कॉफ़ी डालता है, कोई कुछ डालता है कलर के लिए, कोई प्याज का पानी इस्तेमाल करता है। अब होता क्या है, उससे बाल बहुत ड्राई हो जाता है और फिर फैशन डाई भी नहीं हो पा रहा होता। तो वो लोग जो मेहंदी इस्तेमाल करते हैं और उनके बाल रफ़ और मोटे हो गए हैं, तो वो क्या कलर नहीं करवा सकते बालों में? देखिए सना, होता यह है कि बालों का जो क्यूटिकल होता है उसके अंदर एक पेनिट्रेट होने के लिए एक मतलब गैप होता है। ठीक है। जो चीज़ें इजीली पेनिट्रेट हो जाती हैं वो तो आपके बालों को एक शाइन और रिलैक्स देती हैं। जो चीज़ें वहाँ पे जाके रुक जाती हैं तो वो आपको एक डलनेस और रफनेस का एहसास देती हैं बालों के अंदर। तो मेहंदी ये है कि आपको पता है वो काफ़ी थिक भी होती है और पेनिट्रेट नहीं हो पाती, और एक ख़ास किस्म की लेयर चढ़ा देती है। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें जैसे केले का इस्तेमाल है, केले का पानी आप यूज़ कर सकती हैं कलर को बालों को रंगने के लिए। अगर केले आपको का पानी कैसे, प्लीज़ उसका तरीका केले का बताएं। जो छिलका है उसके साथ आप उसको मतलब एक पेस्ट बनाकर लगाएं, आप फ्रिज में रखें उसे मेहंदी और को अप्लाई करें। नहीं, सिर्फ केले का छिलका। अच्छा, केले के सिर्फ छिलकों केले को के पानी में छिलकों उबालना है क्या? पानी को उबालकर उसको फ्रिज में रखें, थोड़ा अरसा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद उसको निकाल के आप अपने बालों को वो करें तो आपको देखेंगे कि आप हल्का हल्का लाइट ब्राउन टाइप का शेड आपके बालों में आ जाएगा। अच्छा, मतलब इन मेहंदी जैसा रंग आने लगेगा आपकी रूट्स में? बिल्कुल। तो ओके। उससे क्या होगा कि आपका वो जो कलर होगा ना पानी के साथ होगा, तो वो आपके क्यूटिकल्स को पेनिट्रेट मतलब करेगा और ऊपर कोटेड नहीं करेगा उसे, तो वो एक अच्छा सा भी लुक रहेगा। लेकिन आजकल से ना बहुत अच्छे अच्छे डाइज मौजूद हैं। थोड़ा सा हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर हमारे पास ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही हैं तो हम वो यूज़ करें। हमारे पास मैं ख़ास तौर पे जिस तरह का आज आपने दिया है कि सीनियर सिटीजन्स के हवाले से, तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहला काम जो करना है वो अमोनिया फ्री कलर्स पे आना। राइट। जो अमोनिया है वो क्योंकि देखिए हमें अब जिस एज में हम मतलब वो लोग ख़वातीन आ जाती हैं तो उनको रेगुलर कलर की ज़रूरत अच्छा, होती है। यहाँ एक और भी चीज़ होती है, वो कहती है मैंने कहाँ जाना है, मैंने किसको दिखाना है, तो जो सस्ते से सस्ती चीज़ हो, ये वाला जो है ना, अच्छा वो ये सोचती है थोड़ी किफ़ायत शारी हो जाए, पैसे बच जाएं, पैसे इतने खर्चे हैं, तो वो इस चीज़ में ना अपनी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं और अपनी ब्यूटी भी। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि इस एज में आपको अमोनिया फ्री डाइज आपको इस्तेमाल करने हैं। अदरवाइज़ इन्होंने कहा केले के छिलकों को उबाल के वो पानी भी आप बालों में लगा सकते हैं, एलोवेरा में दूध मिला के वो भी आपने बालों में लगाना है। अच्छा, इस सर्टन एज में 50 प्लस या 55 प्लस, इट डिपेंड्स कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जी अब हमने सोबर पर्सनैलिटी रखनी है। कुछ ख़वातीन हैं जो स्टेज में आके बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीक्स लेती हैं, फैशन डाइज लेती हैं, तो क्या डार्क कलर्स या ब्लॉन्ड हेयर्स आपको यंग लुक कौन से हेयर कलर्स देते हैं? बिल्कुल, ब्लॉन्ड कलर हमें यंग लुक देते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन आपको देते हैं। अच्छा, ओके। यानी आपको 15 डेज़ के अंदर अगर आपको नीड होती है कलर की तो आपको थोड़ा टाइम ड्यूरेशन और मिल जाता है फिर, क्योंकि आपको पता है जो लाइट
ब्लॉन्ड हेयर होता है उसके साथ वाइट हेयर इतना विजिबल नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप बालों में ब्लैक कलर करते हैं तो वो इतना सा भी बालों का रूट आएगा तो आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये है ब्लॉन्ड पेन है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने बहुत पहले से प्लानिंग करनी है। राइट। ठीक है, जैसे मैं अगर आप फर्ज करें मैं लेती हूँ, मुझे 10 अगर ज़िंदा और रहना है ईयर्स तो मुझे इसी ब्लॉन्ड पे रहना है और मुझे कोई भी डार्क शेड्स नहीं लेने हैं। ओके, सो ये बड़ी ख़ास टिप ये है ख़ास कि चीज़ लाइट है। कलर पर बिल्कुल। रहें, स्ट्रीक्स लें, बिल्कुल। या आप फॉइल्स भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से लुक बिल्कुल ले नहीं सकते चाहिए। हैं। तो उससे ये है कि बार बार आपको रूट्स डाई नहीं करनी पड़ती और आपके बालों की क्वालिटी जो है वो भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, मैं क्योंकि यहाँ पे इनके मोमल सैलून में भी और इसके अलावा भी जब मदर्स डे आता है तो बहुत सारी ऑफ़र्स दी जाती हैं सैलून की बिल्कुल। तरफ से कि आप अपनी माओं को लेकर आएँ और उनको डिस्काउंट स्पेशल होता है। तो ये दिन नहीं बल्कि जब भी आप जाएं मंथ में एक बार आप रखें कि ये माँ आपका गिफ्ट है, क्योंकि जी, बिल्कुल। एक उम्र में आके डायबिटीज़ की वजह से पेडिक्योर, मैनिक्योर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उनकी हाइजीन मेंटेन की जाए। बिल्कुल। तो अरफा जी ये बताइए कि इस उम्र के लोगों को उनके नाखून, पैरों की सफाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और बल्कि मैं तो, मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं तो मैं ख़ास तौर पे उन्हें इसी चीज़ को गाइड करती हूँ कि देखें ऐसा बच्चियों के लिए बहुत नीड है, बहुत जी। ज़रूरत है, लेकिन आपके लिए भी ज़रूरत है। और ये चीज़ ज़रूरी है कि उनके पैरों का, हाथों का ख्याल रखा जाए। अगर हम मतलब उनका थोड़ा सा केयर करेंगे ना तो अच्छा। दूसरा ये है कि एक बजट भी, एक बजट मतलब होना चाहिए घर से कि जी आपके लिए ये बजट है, आपको इसमें ये अपनी आपका ज़रूरत है, आपने जी। खर्च करना है। अच्छा, और देखें हमारे यहाँ जिस तरह के, जैसे हमारे यहाँ स्नैल फेशियल है, स्नैल फेशियल खसूसी हम जो है वो जो मैच्योर स्किन है उसके लिए हमने साउथ कोरिया से इंपोर्ट कराया है। ओके। और इसकी मशीनरीज वगैरह भी हमने साउथ कोरिया से मंगवाई हैं। अच्छा, क्या है ऐसा ना, देखें हम जो भी प्रोडक्ट मंगाते हैं अगर हमारी स्किन के हिसाब से बेहतर होती है तो लाजमी सी बात है उसकी कॉस्ट भी फिर बढ़ जाती है। ट्रू। यानी कि अगर हम एक वाइटनिंग फेशियल ले रहे हैं तो उसकी एक खास कॉस्ट है, लेकिन अगर आप उस पे जाते हैं, ट्रीटमेंट पे जाते हैं, स्किन पे जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की मतलब कॉस्ट भी बढ़ लेकिन अगर जाती कोई है। आएगा कि अगर मुझे अपनी अम्मा के लिए कराना है तो आई होप कि आप इस बात पर उसको आज ज़रूर डिस्काउंट ऑफर मैं बिल्कुल कीजिएगा। और मदर्स ठीक है? डे पे ये हमारे मेरी लिए रिक्वेस्ट है आपसे एक छोटी बिल्कुल सी। बिल्कुल बिल्कुल thank you। राइट। अच्छा जी, हम ब्रेक लेते हैं एंड जब ब्रेक से वापस आएंगे वो रिश्ता जो आपकी दुआओं की ढाल बनता है उसको मजबूत कीजिए, उनका लम्स भी महसूस कीजिए और अपना लम्स भी महसूस कराइए। वो माँ का निवाला जो इंसान सात समंदर पार जाकर भी याद रखता है, यही वो मोहब्बत है जो हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ कायम करनी है। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज दुनिया भर में सीनियर सिटीज़न डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 अक्टूबर। एंड यूएन की तरफ से जो है ये डे डिसाइड किया गया था। तो बुज़ुर्गों को, आप अपने घर के बड़ों को, अपने प्यारों को जो भी मैसेज देना चाहते हैं आज प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं। मैं अब आपकी कॉल्स भी शामिल करूँगी। आरफा जी भी हैं हमारे साथ एंड इस वक्त हमें ज्वाइन किया। वेरी प्रिटी फेस, ख़ुद बहुत अच्छी दिखती हैं और चाहती हैं कि सब खूबसूरत लगें, सब हसीन लगें, जो हमारा हक भी है। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी सो हैं? मच गुड मॉर्निंग, इतने खूबसूरत अल्फाज अदा करने के यू लिए डिज़र्व मोर। बहुत अच्छा शुक्रिया। आयशा, ये तो जो भी हम दुनिया से जाके डील करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यकीनन जो दुआएं हैं हमारे बड़ों की, स्पेशली बेटी का एक माँ से रिश्ता, तो अभी जिस तरह आरफा जी ने भी अपनी जिठानी और अपनी मम्मा के लिए मैसेज दिया, तो आप अपने घर में जिनसे आपका सबसे ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, मेरे लिए तो ये है क्योंकि अब मैं सेपरेट रहती हूँ, बट जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, पर्सनली मुझे जॉइंट फैमिलीज़ पसंद है। Okay. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बिकॉज मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ और बहुत सारी ऐसी वर्किंग ख़वातीन हैं जिनके पास ये हेल्प हो जाती है एक तरह से। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं और इनफैक्ट हेल्पर्स भी होते हैं, लेकिन हेल्पर्स के ऊपर आप टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सो उसमें जो बुज़ुर्गों का रोल है वो काफ़ी मेन रोल है। वो एक घर को लेकर चल रहे होते हैं, दे आर दी कैप्टन ऑफ द फैमिली। अब वो चाहे मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, या बड़ी आपकी जेठानी हो, कोई बड़ी नंद आपके साथ रह रही हैं, यू नो, एक एज होता है, उनका एक एक्सपीरियंस होता है। तो इट इज़ गुड उनका होना
आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, Exactly. क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है, मैं उनको बताती हूँ कि उनको थोड़ा सा सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो शी कैन नॉट हैंडल विद द किड्स। Okay. वो बच्चों को नहीं लेके कर सकती हैंडल, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि देयर इज समवन जो कि एक बड़ा हाँ, है एक घर में, वो विजिलेंस है, मौजूद है, जी, तो बिल्कुल। आपकी मेड्स या जो भी हेल्पर होते हैं उनको भी पता होता है। बिकॉज पिछले दिनों ऐसा भी देखा गया था कि जिस घरों में बस मेड है, बच्चे छोड़ दिए, वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे और वो बच्चों को इतनी बुरी तरह से डील कर रही थी, बिकॉज उनको पता था कोई देखने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं ना, घर में बुजुर्ग बस बैठे भी हों तो घर का सिस्टम जो है वो बड़े प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है। अच्छा आयशा, अभी बहुत अच्छे जो है टिप्स शेयर की इन्होंने आरफा जी ने, कि एक सर्टन एज में जाके आप स्ट्रीक्स करा लें तो आप थोड़ा यंग लुक लगते हैं। इसी तरह होता क्या है, कहते हैं कि जब झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं तो औरत जो है वो थोड़ा सा परेशान होने लगती है कि अब शायद एजिंग आ रही है, आंखों के नीचे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, तो और आईब्रोज ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। सो ऐसी ख़वातीन जब आपके पास आती हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि आप यंग लगें, मैच्योर स्किन है लेकिन वो अच्छी और फ्रेश लगे? सो व्हाट डू यू अच्छा सजेस्ट? सर, सबसे पहले तो ये कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और वो ये है लोगों को कन्वे करने के लिए कि हमें एजिंग का वेट नहीं करना चाहिए कि एक बार एजिंग हो जाएगी तो फिर हम आएंगे और हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। Right. आप जैसे ही 30-32 क्रॉस करें, इफ़ यू आर मैरिड स्पेशली, क्योंकि प्रेगनेंसी एक वो स्टेप है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ एजिंग लेकर आता है। आप बहुत सडन वेट गेन करते हैं, फ़ौरन से लूज़ करते हैं, उसकी वजह से रिंकल्स भी हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। सो अगर आप जैसे ही 30 क्रॉस करें, यू शुड स्टार्ट विद ऑल एंटी एजिंग प्रोसीजर्स। एंड ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि किस तरह की और किस हद तक की एजिंग्स आपको हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि शायद बोटॉक्स और फिलर्स एक वाहिद सोल्यूशन होता है इसका। बहुत सारे लोग लाइक करते हैं जो कि लेते हैं, ऑब्वियसली इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोटॉक्स, फिलर्स या इंजेक्टेबल्स नहीं करवाना चाहते। अच्छा, तो नॉर्मली उनके लिए- अगर एक रूटीन डिस्कस की जाए कि 32 या 35 के बाद आप अपनी एजिंग को मैनेज करने के लिए क्या नॉर्मल रूटीन रख सकते हैं, तो वो मैं भी आयशा से पूछ लेती हूँ, डॉक्टर आयशा से। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम, मिसेस कादरी बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, और आवाज़ में आपकी एक क्या कहते हैं खनक है, अच्छा लगा मुझे आपको सुन के। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। असल में मैं खुद भी एक बुजुर्ग खातून हूँ। आई एम नाउ 65। अच्छा। और मैं मैसेज देना चाहती हूँ बेटा कि देखिए, घर में कोई बुजुर्ग हो ना तो उनके से इतनी रहमतें नाजिल होती हैं, उनकी वजह से इतनी बरकत होती है और एक मतलब खुशी की लहर और इत्मीनान सुकून होता है। लेकिन जस्ट क्या है, आप लोग क्या करते हैं कि बुजुर्गों को उठा के ओल्ड हाउसेस में छोड़ाते हैं ना, तो घर में इतनी वो आपको पता है डिसिप्लिन खराब हो जाता है। नौकर जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो माएँ सो जाती हैं, ज़ाहिर है वो भी मजबूर हैं, जॉब करनी है, तो उनको कोई लुक आफ्टर। मैंने जैसे आप अभी बता रही थी कि आपने मीडिया में देखा कि बच्चे पे बड़ा एक मेड जुर्म कर रही थी, मार रही थी, मैंने भी देखा था। और मेरा उस दिन से अभी तक मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकलती, नहीं कम पूछ करती हूँ। रिसेंटली मेरी मदर पॉस हुई है, तो वो एक इतना मुझे फील होता है ना, उनकी कमी बहुत ज़्यादा। तो मेरा यही मैसेज है कि बुजुर्गों को अहमियत देनी चाहिए ना। आप लोग एक बहुत कदर करें कि अगर आपके घर कोई बुजुर्ग है तो उसकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करें। डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस कादरी, आपने कॉल की। और जब आप उनको अहमियत देते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि मेरी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को समझते हुए वो अपना ख्याल कर रहे होते हैं। वरना वो मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें अवॉइड करते हैं कि मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों अपना ख्याल रखूँ। एक और कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मुकद्दस बात कर रही हूँ लाहौर से। मुकद्दस, आप कैसी हैं? आपका बहुत खूबसूरत नाम है, क्या कहना चाहेंगी? मैं जिद के बारे में कह रही हूँ, मेरे जिद का मसला है। अच्छा, क्या मसला है? मेरे ना चेहरे पे ना एक्ने भी बहुत ज़्यादा है, मेरे वाइट हेड्स भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी मुकद्दस? 20। अच्छा, 28। ओके, राइट, ओके, हम पूछते हैं। आप सुनिए कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर आयशा, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, एक्नी और ब्लैकहेड्स के लिए मैं इनसे कहूँगी कि क्योंकि एक्नी एक ऐसा प्रॉब्लम है जब हमारी स्किन पे या तो ऑयल बहुत ज़्यादा होता है या एक्सेसिवली ड्राई स्किन होती है। इन दोनों सूरतों में हमें इस तरह की एक्नी होती है। ठीक है। सबसे पहले तो कि इन्होंने रूल आउट करना है कि इनका स्किन का नेचर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है।
अगर इनको लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो बहुत ज़रूरी है कि ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। अगर इनको लगता है कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर ये अवॉइड करें इस तरह के मॉइस्चराइज़र से जो ऑयल बेस्ड होते हैं, या इस तरह के मेकअप से जो कि ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस होते हैं, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं हमेशा बताती हूँ, बार बार बताती हूँ, हर प्रोग्राम में बताती हूँ, जो हाइलुरोनिक एसिड के आजकल सिरम्स आए हुए हैं मार्केट में, इसको बहुत ज़रूरी होता है अवॉइड करना। अच्छा, ये अगर use आप नहीं करना। एचए सिरम्स यूज़ करेंगे तो आपको कमीडोन्स ही बनेंगे, आपको एक्नी भी बनेगा। एंड एक्नी के लिए हमेशा आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, दिखाएं और उसके मुताबिक उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करवाएं। Okay. अगर कराची से हैं तो कराची में आ सकती आई थिंक वो लाहौर में थी तो लाहौर से कॉल करी थी। अच्छा, मैं ये भी ज़रूर पूछूंगी कि सर्टन एज में आके मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग बालों को पीला भी कर लेते हैं शौक में, लेकिन हर कहते हैं ना वो पहनो जो जग भाई और वो खाओ जो मन भाई, ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो मैं आरफा जी से पूछ लेती हूँ, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं निज़ार आसानी बोल रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं हैं, बस आपकी चैनलों ने हम जीते लोगों को रहिए, एक खुश हौसला रहिए। बख्शा है। अच्छा, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ ये सीनियर सिटीजन के हवाले से। जी जी, भाई, करें। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी पाकिस्तान में नहीं है। यानी आप यकीन करें कि सीनियर सिटीजन बीमार होते हैं, उनको दवाई के लिए पैसे नहीं होते, इतने परेशान हैं। यानी हुकूमत को चाहिए कि सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ कार्ड बना लेवे ताकि लोगों को आराम हो जाए। मैं एक और बात बताता हूँ, मैं यूओबीआई के पेंशनर हूँ, मुझे 8,500 पेंशन मिलती है। आप अंदाजा लगाओ, 8,500 में खाना खाऊं, दवाई खाऊं, मतलब ये कि ये हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए स्पेशल कार्ड बना देवे। मैं यूओबीआई के पेंशनरों को, ये रजिस्टर्ड पेंशनर है, उनको आसानी से कार्ड बन सकता है, हेल्थ कार्ड। जी, बिल्कुल। हुकूमत को चाहिए कि भाई सीनियर सिटीजन का ख्याल करेंगे तो हुकूमत और तरक्की करेगी, नहीं तो ये Definitely. जिसने सीनियर सिटीजन ख्याल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतर बात की कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो डेफिनेटली हेल्थ कार्ड होने चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सके। जी आरफा जी, ज़रा ये सजेस्ट कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड या जिस तरह आप डार्क भी नहीं कह रही थी, तो इसमें क्या हाँ जी, सजेशन? बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि सीनियर सिटीजन्स जितनी भी ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि थोड़े से ब्राउन कलर में रहें, लो लाइट्स खास ठीक है, तौर पे, लो वो लाइट। उनकी पर्सनालिटी को जो है वो बेहतर रखेगी बनस्बत इसके कि आप स्ट्रीक्स ले लेते हो या चंक्स ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और डार्क कलर को, यानी कि ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर्स को अवॉइड करें ताकि आपके बालों के अंदर जो है वो कलर इतना ज़्यादा पेनिट्रेट ना हो और एक सॉफ्ट लुक आपके फेस पर रहे, फेस पे रहे और एज का ग्रेस भी रहे आप। बिल्कुल ग्रेस रहे। और इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज हमारे सामने डॉक्टर साहिबा भी हैं। हमारी ख़ास तौर पे फील्ड के अंदर एक इशू है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और हमें कुछ इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं, कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए वैसे तो कानून मौजूद होंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ी सख्ती करनी चाहिए कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऐसे इंजेक्शन वाइटनिंग के लिए, या जिस तरह से आपको पता होगा कि आजकल बहुत ट्रेंड है इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों से यह है कि बचना चाहिए खुद ब्यूटिशियंस को भी, और जो काम जिसका है उसी को बेहतर Exactly. तरीके बहुत से अच्छी करना ये बात चाहिए। की है बहुत इन्होंने, अच्छी बात अच्छी की है और बहुत इन्होंने। प्रैक्टिकल बात आपने की है, एंड आई सीरियसली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, क्योंकि इतनी सेंसिबल इन्होंने इस टाइम पे बात की, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब हम कोई भी इंजेक्टेबल चीज़ लगाते हैं, हम कोई इंजेक्टेबल प्रोसीजर करते हैं, तो उससे पहले कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं पेशेंट्स के जो करवाए जाते हैं, Right. उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं, देन वी स्टार्ट द प्रोसीजर्स। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे सैलून्स के ऊपर ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस common है, हो गया है, पीआरपीज हो रही हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस लग रहे Right. हैं, इस चीज़ को और बहुत फिलर्स ज़रूरत लग रहे हैं, है। बोटॉक्स Fillers, लगा रहे botox, हैं, ट्रेन कर लिया है बस Exactly, उनको, और उसके बाद जो है बस वो ट्रेनीज हैं और वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये देखें, ये दोनों जो बैठी हैं शख्सियात, दोनों अपने काम में बहुत परफेक्ट हैं, तभी ये बहुत अच्छा मैसेज दे रही हैं। एक कॉलर भी हैं, मैं चाहती हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर प्रोग्राम का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं मैं आलिया बात कर रही हूँ। मुझे अपना ये पूछना था कि मेरी एरिया जो है ना 12 महीने फटी रहती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में। अच्छा, ठीक है, ओके। क्या लगाऊँ मुझे अपने यानी कौन सी क्रीम लगाऊँ ऐसी एरियो में? ओके, राइट, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये कोई आपका कोई शायद मे बी हेल्थ इशू होता है या बट ही एक मेडिकली भी इशू होता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइजर सिंपल वैसलीन से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड लगाएंगे तो ही होगा। बहुत सिंपल है कि आप जो है अपने पैरों को
हर थर्ड डे या फोर्थ डे पर नीम गर्म पानी में डिप कर दें 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो आपकी डेड लेयर है उसको रिमूव करके और आप वैसलीन लगा दें। और डेली आप रात के सोने से पहले ये रूटीन बनाएं कि आपने अपने हाथों और पैरों को मॉइस्चराइज करना है। बाकी एक मैं मेडिसिन बता देती हूँ, एटोपाम के नाम से एक मेडिसिन अवेलेबल है जो कि मॉइस्चराइज़र है, डीप मॉइस्चराइजर्स हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं। आपने उसको फेस पे इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसको बॉडी पे यूज़ करना है। जिन लोगों को भी क्रैक हील्स का प्रॉब्लम है या एक्जिमा का प्रॉब्लम है, स्किन ड्राई रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर। ओके राइट। और जिस तरह इन्होंने कहा वैसलीन, ये बड़ी सिंपल, बहुत सस्ती मिलती है, ये आप लाजमी रूटीन में से यूज़ करें। Daily एंड night पैरों की application सफाई में। का ख्याल ज़रूर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस भी कर रहे थे आरफा जी से। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी सजाद साहब कहिए। बहुत शुक्रिया। तो इसमें एक मैं 47 दिन लेके मेरे बाथरूम वालों को पड़ोसी की कोई शेड है जो 22 स्क्वायर फीट में चाहता मुझे। अच्छा, मैं सब अब काफ़ी डिस्टॉर्ट, मतलब आवाज़ समझ नहीं पा रही हूँ मैं आपका सवाल, रिपीट कीजिएगा दोबारा आप। बालों की शेड में वाइट कलर रहती है ना। अच्छा, ओके ओके। इसमें ना इजी और अफोर्डेबल होगी का पता पाकिस्तान में आम जो प्रॉब्लम है या फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन कुदरत का बड़ा करम है हमारे मुल्क में ऐसी बहुत अच्छी ठीक है, राइट राइट। सजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है मेरे पास। जो मैं समझ सकी, उन्होंने कहा शेव में जो वाइट आ जाते हैं बाल, इस तरह की कोई चीज़ वो पूछ रहे थे आई गेस कि आई थिंक शेव में कुछ, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं सना, हमें सिर्फ डाई की तरफ ही हम डाई की तरफ ही जा सकते हैं। अब उसमें अमोनिया फ्री डाइज यूज़ करने होंगे। अमोनिया फ्री डाइज ही लीजिए। और बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं। देखें, जेंट्स के लिए तो इतना इशू नहीं होता। अगर आप 1500 का भी एक कलर यूज़ करते मतलब परचेज करते हैं तो वो आपका काफ़ी टाइम तक चल जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी यूज़ होती है। तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा इशू नहीं होगा और हेल्थ में कंप्रोमाइज़ मैं नहीं समझती कि करना चाहिए। राइट, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, इस पे डिपेंड करता है कि इनकी एज क्या है, क्योंकि एक सर्टन एज आती है तो उसके बाद ऑब्वियसली आपके ग्रेइंग हेयर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अर्ली हो रहा है, आपको अर्ली 20s में हो रहा है, देन यू शुड गेट योर विटामिन डी लेवल डन। आप विटामिन डी लेवल अपना चेक करवाएं, B12 लेवल चेक करवाएं, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ग्रेइंग हेयर हो सकते हैं, चाहे वो बियर्ड में हो या स्कैल्प में। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर हेयर्स जो है ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इसको बड़ा ग्रेस समझा जाता है लेकिन हम क्या करें, हम अंग्रेज़ चले गए हैं, गोरा रंग भी हमारे लिए छोड़ गए हैं, और ये सफ़ेद बाल भी, चिट्टे बाल जो है ये, मतलब हम इन चीज़ों में अभी तक फंसे हुए हैं। लेकिन कहते ये हैं कि ये एक ग्रेस की निशानी होती है। लेकिन लेट्स सी, एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो बीच में रह गई थी, मैं चाहूँगी वो आप क्लियर कर दीजिए। हम कह रहे थे कि एजिंग को मेंटेन करने के लिए आपने कहा 35 की एज में जाके कुछ चीज़ें जो आपको रेगुलरली करनी चाहिए रूटीन में, तो वो क्या चीज़ें जो अफोर्डेबल भी हों और नॉर्मली लोग कर भी सकें? देखिए सर, सबसे ज़्यादा जो अफोर्डेबल चीज़ है वो है आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी, RF फेशियल्स या कोलेजन फेशियल जिसको हम कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपने हर महीने नहीं करवाना। अच्छा। आप इसको हर 2 मंथ्स के बाद ले सकते हैं। ओके। और अगर आप चाहें तो स्टार्ट के 4 सेशंस हर महीने करवा के उसके बाद आप साल में 4 बार इसको ले सकते और इससे क्या होगा? हैं। इससे आपकी स्किन के अंदर कोलेजन इंड्यूस होगा, ठीक है। आपकी स्किन के अंदर टाइटनिंग होगी। अच्छा, दूसरा जो प्रोसीजर बहुत अच्छा है, अदर देन इंजेक्टेबल्स मैं आपको बता रही हूँ, उसके अंदर आपका आ जाता है हाई फूड ट्रीटमेंट, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेज, जो कि फॉर द टाइम बिंग आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा है। बिकॉज उसका एक सेशन आपका तकरीबन 1 to 1.5 ईयर्स और वो क्या चेंज लाता है आपके फेस पर? उसमें तो आपकी इंस्टेंट लिफ्टिंग हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट लिफ्टिंग चाहिए, आपकी लाफ लाइन्स ख़त्म हो जाए, आपकी जॉ लाइन एक प्रॉपर प्रोमिनेंट जॉ लाइन निकल कर आ जाए, आपका फेस स्लिम हो जाए, बेबी फैट खत्म हो जाए, यंग लगे, दोबारा फेस यंग लगे, स्लिम लगे, और आपके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से शार्प लगे, आपकी आईब्रो लिफ्टिंग हो जाए, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, ये जो कस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं या ये जो फेशियल्स वगैरह हैं या हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान में फिर भी बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप कहीं बाहर चले जाएं, लोग टिकट लगा के आते हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें कराने मेरे पास के लिए। आते हैं पेशेंट्स। इनफैक्ट मेरी अपनी कज़न, शी लिव्स इन ह्यूस्टन, वो जब भी उनको आना होता है तो वो पहले से मुझे बता देती हैं कि ये कराना है मुझे। राइट, एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ?
वो शायद इमरान बात कर रही हूँ। अच्छा जी शाइस्ता जी, मैं सना बात कर रही हूँ, आप खैरियत से हैं? मुझे लगा था रॉन्ग नंबर मिल गया है आपका। जी बोलिए। नहीं, अच्छा जी कहिए प्लीज़। ये पूछना था कि बालों के हवाले से कि बालों का कौन सा डाई लेना हो या फिर वो शादी के लिहाज से अगर करना चाहें तो बताएं, थोड़ा गाइड करें हमें। सॉरी शादी के लिहाज शादी से? के, हाँ, अच्छा ओके राइट, शादी बहुत में बहुत होता है। शुक्रिया जी। शादी पे तो हमें वज़न भी कम करना है और गोरा भी बिल्कुल, हो सब जाना कुछ है एक और साथ डाई भी करना कर होता लेना है, है, सब कुछ। बिल्कुल। यह है कि पहले से थोड़ा तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो है मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हमेशा ये ना कीजिए कि जो चीज़ इन है वही करनी है। जो चीज़ आप पे अच्छी लगती है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आप पे कौन सी चीज़ सूट करेगी, ज़्यादा आसान तरीका ये है कि अपने जैसा कोई नेट पे ढूंढें। अब हम सर्च तो हर वक्त करते ही रहते हैं, ठीक है। Right. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जी आप मुझसे आके सजेशन लीजिए, कराची आइए, पता नहीं किस जगह पे आप मौजूद हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि अपने जैसी पर्सनैलिटी को ढूंढिए और उसके कलर्स को चेक कीजिए और देखें कि उस पर क्या अच्छा लग रहा है, मुझ पर क्या अच्छा लग सकता है कलर के हिसाब से। अगर आपका कलर बिल्कुल फेयर है तो बहुत सारे कलर्स आप पे अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आपका नॉर्मल कलर है तो आपको थोड़ा सा उसमें रिजर्व रहना पड़ेगा। अम्बर्स कलर्स हैं, ब्राउन कलर हैं, ये शेड हर वक्त में हर चीज़ में अच्छे लगते हैं, यानी कि हर सीज़न में भी अच्छे लग रहे होते हैं। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो अच्छा कलर चेंज करवाएं, एक नया सा लुक दीजिए अपने एक आप नया को। लुक दीजिए, बिल्कुल। एग्जैक्टली। हाँ, एंड बेहतर लगेगा और ये भी बड़ा आजकल लड़कियां जो हैं शादी से पहले कुछ बालों के ऐसे ट्रीटमेंट भी करवाती हैं जिसमें उनको बालों को आयरन ना करना पड़े या ब्लो ड्राई ना करना पड़े, कि बस आपने शावर लिया एंड आपका मतलब एक अच्छा सा फ्रेश लुक आए। तो कौन से ट्रीटमेंट है बालों के जो कैरेटिन है वो आप कर सकते हैं। और जी शादी होने वाली अच्छा, है। केराटिन ट्रीटमेंट की लास्टिंग क्या होती है? हाँ ये ज़रूर बताएं। देखिए अगर हम केयर करते हैं उसका, यानी कि हम केराटिन शैम्पू एंड कंडीशनर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो तकरीबन 1 ईयर्स तक इजीली चल जाता है। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया एक था। बड़े फेमस सैलून से करवाया है अभी पिछले दिनों मेरा केराटिन ट्रीटमेंट, और वो 1 महीने में चला गया। ओह, एंड दे आर यूजिंग ओरिजिनल, दे अच्छा क्लेम ये दैट आपने ये जो भी आपने अपने बालों में 1 महीने पहले केराटिन कराया हाँ, था। और अच्छा, वो और चला आपकी गया। भी केराटिन मैं हुआ? 7 मंथ से ज़्यादा हो गया। ये मैं तकरीबन कोई हाँ आई थिंक जनवरी में भी हमने- अच्छा, हाँ, उसी सैलून से क्वारंटीन से मैंने- पहले से मैंने हाँ, इनको देखा है और इनके बिल्कुल। बाल अभी भी वैसे ही हैं। वाह। अच्छा, मैंने सेम सैलून से, काफ़ी फेमस सैलून है ये अपना, हमारा जो डॉल्फिन मॉल अच्छा, क्लिफ्टन है उसके ओके ठीक है। काफ़ी फेमस सैलून है, बहुत नाम है, और मैंने वहाँ से पहले भी करवाया था। तो वो तकरीबन 6-7 मंथ से क्लास किया था, लेकिन आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि इस बार उन्होंने काफ़ी मेरे बालों Product को में डैमेज कर दिया, डैमेज कर दिया। डैमेज कर दिया उल्टा मेरे बाल जो हैं वो डैमेज हो गए उससे। देखिए सबसे केराटिन से डैमेज भी होता है? केराटिन अगर रिपीट किया जाए, आपने कितने अर्से बाद रिपीट किया था? हाँ, मुझे तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो तकरीबन 1 ईयर के बाद, क्योंकि मेरे बाल वैसे ही स्ट्रेट हैं, आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ फ्रिजीनेस जो आती है ना हमारे बालों में। ओके ओके राइट। तो वैसे कितने अर्से में रिपीट कराना चाहिए? देखिए वैसे तो 6 to 1 ईयर्स तक नीड नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक डैमेज का ताल्लुक है आप को मतलब ये चीज़ का तो है कि देखें केराटिन जो है आपको डैमेज नहीं करेगा, आपको बालों को, हेयर को कवर अप करता है। अच्छा, वो कहते हैं कि वो हेयर बोटॉक्स करते हैं उसमें। नहीं, हेयर बोटॉक्स एक अलग प्रोसेस है और ये जो है थोड़ा अलग प्रोसेस है। आई डोंट नो, बट दे से कि भाई हम हेयर बोटॉक्स और केराटिन एक साथ करते हैं। हाँ, अच्छा ओके। अच्छा, अच्छा क्योंकि हम इतने कमर्शियल हो गए ना, तो शायद क्योंकि हम अपने क्लाइंट को डील करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, ये दोनों मशवरे एक दूसरे से को इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ ताकि यहाँ का भी ख़वातीन है ना मसले हल हो जाएं। सो आप लोग भी जब तक जो है वो ब्रेक लीजिए, चाय पीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो इंशाल्लाह जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे एंड आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा, बिकॉज़ अब कहते हैं कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के साथ सामने आ रही है एंड हर मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले होता था ठीक है जी 24-25 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो सोचेंगे क्या करना है। आज तो आपको एजुकेशन ही बड़ी फोकस करके करनी पड़ती है कि क्या करियर लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से लाइफ को मैनेज करना है। लेकिन कोई पाथवे नहीं मिल रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह वो घर जहाँ पर बड़े मौजूद हैं वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं, या आपकी फैमिली में या इस तरह के आपके फ्रेंड्स मौजूद होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जिनके पास कोई नहीं होता जो उनको गाइड कर सके प्रॉपर करियर के हवाले से। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत फ़रोग पा रही है कि बाकायदा करियर काउंसलर्स मौजूद हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आप अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, या अपना जो भी आपका रुझान है उस हिसाब से आप कैसे जो है अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एंड मेरे साथ मौजूद हैं ये करियर काउंसलर हैं मोहसिन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मोहसिन? आई एम गुड, आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि करियर काउंसलिंग एक किस एज में ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें ड्रीम करते हैं। स्कूल में हम कहते हैं मुझे ये भी बनना है, अच्छा मुझे यूनिफॉर्म फैसिनेट कर रहा है तो ये, अच्छा जहाज़ मैं पायलट बनूंगा या ये वो डॉक्टर। सो हम फैसिनेशन में अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ द राइट एज टू डिस्कस योर करियर? बड़ी ज़बरदस्ती आपने बात की। आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे ख्वाब देखते हैं। जब आप ख्वाब की बात करते हैं तो ख्वाब क्या करता है, वो आपको उस जुस्तजू के लिए, हम बचपन में जब छोटे होते थे तो हमारे पास होता था कि हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे हम जाके पढ़ सकें, हम जहाँ पे जाके अपनी कोई जॉब कर सकें। जब छोटा होता है इंसान ना तो वो अपने हिसाब से अपने ख्वाब देखता है। तो जब भी कोई कैरियर स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके लिए बड़ा कीमती ज़रूरी है कि उसका ख्वाब देखना। अच्छा, उसकी एज जो स्पेसिफिक, जैसे आपने कहा कि कौन सी एज है स्पेसिफिक जिस पे हो, पैशन जब बनता है ना वो कैरियर, वो बचपन से ही बनना शुरू होता है। उसका इन्हिसार प्राइमरी किस्से के बाद से ही शुरू हो जाता है कि ना किस तरीके से मुख्तलिफ, अब ये स्कूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि किस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करवा रहे हैं स्कूल वाले, आपको उन मुख्तलिफ फील्ड्स की तरफ रहनुमाई दे रहे हैं। तो कि आप आर्ट में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या आप बहुत अच्छी डिबेट कर सकते हैं। क्योंकि वो टाइम होता है स्किल्स बनाने का, वो टाइम होता है अपनी स्किल्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का। हर एक अलग जहन का बच्चा होता है, बिल्कुल डिफरेंट, और कभी भी एक सेट के ऊपर सबको तैयार नहीं किया जा सकता। तो किसी की स्ट्रेंथ कुछ और होती है, कोई बहुत ही ज़्यादा साइंस के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा होता है, जैसे आपने स्पोर्ट्स की बात की, कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की साइड के ऊपर आ रहा होता है। हम बात करते हैं अगर स्पोर्ट्स की, तो मिसबा जो है वो उसने पहले MBA मुकम्मल किया, फिर उसके बाद क्रिकेट की साइड के ऊपर आया। इसी तरीके से लोग सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं। तो जो एज है सही टाइम पे जिस पे आपको डिफरेंट ऑप्शन का डिस्कशन होता है, किसी के वक्त भी ये नहीं बताया जा सकता। अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि तुमने यही करना, तो उसका दिमाग वहीं बंद हो जाता है। तो उस बच्चे को की स्ट्रेंथ को देखते हुए, उस बच्चे की चीज़ों को देखते हुए उसके सामने मुख्तलिफ टॉपिक्स रखे जाते हैं ताकि वो उसको इंट्रोडक्शन मिले उस चीज़ के बारे में। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जैसे हम IT का आजकल बहुत ज़ोर है, अगर आप देखें तो मैं एक मिसाल ले रहा हूँ खाली, IT का बहुत ज़ोर है, तो उसमें लोग अक्सर बेशतर कंप्यूटर की बात करते हैं। तो वही मैं बच्चों से कुछ बात कर रहा था जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम ना कंप्यूटर साइंस नहीं लेना चाहते। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो मुख्तलिफ ऑप्शन पूछ रहा था कि तुम्हारी परसेंटेज पे NED के आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, हुए हैं अभी एग्ज़ाम और अब फील्ड सिलेक्शन है। तो उसने कहा हम लेना नहीं चाहते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमने जो स्कूल में कंप्यूटर पढ़ी थी ना उससे सख्त नफरत थी। अच्छा, इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं किया गया। अगर आप देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी में जो उसने कंप्यूटर पढ़ी थी उसका असर उसको हुआ इंटर के बाद तक कि उसको इतनी नफरत है उससे। तो जिस तरीके से आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं और डिस्कशन करते हैं, मैंने कहा देखो उसका कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। तुमने माउस पढ़ा था, रैम पढ़ी थी, क्या चीज़ पढ़ी थी, HTML के ऊपर तुमने कोई चीज़ ली थी, उसका लेना देना अभी उस कंप्यूटर फील्ड से नहीं है। राइट। अच्छा, यहाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आज पेरेंट्स के लिए भी इस चीज़ को समझना कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा A ग्रेड या A+ स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने उसको, वैसे पेरेंट्स समझ जाते हैं और समझदार वो होते हैं जो अपने बच्चे की कहते हैं ना हरकत और सकनात से अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा इसका इंटरेस्ट इसमें है, और फिर वो स्लोली ग्रेजुअली स्टडीज़ के साथ उसको उस तरफ थोड़ा माइल भी करते हैं। ये तो कुन जहन है, ये तो निकम्मा है, ये कह के हम अपने बच्चों को बागी करते हैं। क्योंकि एक रिसर्च ये कहती है कि छोटी एज में बच्चों की ईगो बहुत ज़्यादा होती है। आप उनको सबके सामने डांटेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फील होगा, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो आप ऐसे जब आपको ना समझ आ रहा हो कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी सिचुएशन में इस तरह के काउंसलर्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं। एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये होता है कि जी अब्बा डॉक्टर हैं तो ये डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है। अब्बा ने कहा है कि नहीं नहीं, वो जो खाला का बेटा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं
जो हूँ वो बैठ के गिटार बजाऊंगा, म्यूज़िक ख़ानदान की इज़्ज़त है। तो ये जो इज़्ज़त के नाम पर, या फिर ये कि ऐसा करियर हो कि बच्चा पैसा बना सके, ठीक है, इन चीज़ों में आके बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे कैसे काउंसलिंग हो कि पैसा भी बने और दिल भी खुश हो जाए? देखिए, जो अभी हमने शुरू में पैशन की बात की, मैं बात करता हूँ कि 3 टाइप से ना अमूमन ज़्यादातर लोग, एक होता है कि बच्चा किसी को आइडियलाइज़ कर लेता है। लेट्स से कि उसने किसी डॉक्टर को देखा है, किसी इंजीनियर को देखा है, किसी और एजुकेशनिस्ट को देखा है जहाँ पे उसको बहुत पसंद है पर्सनैलिटी, वो उसने आइडियलाइज़ कर लिया। और वो जब एक आइडियलाइज़ कर लिया, एक तो ये इस तरीके से बच्चा चूज़ करता है। एक होता है घर का, जैसे आपने कहा वालिद हैं या वालदा हैं, उन्होंने कह दिया कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, जो भी। दूसरा तरीक़ेकार अमूमन ये होता है कि जिससे वो फील्ड चूज़ कर रहा होता है। तीसरा उसके दोस्त कहते हैं कि जब मेरा दोस्त कोई कहेगा, तो उसने मुझसे कहा है कि मैं आगे चल के कॉमर्स लूँगा। लिटरली व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल और मैट्रिक हमने जब पास किया, तो एक दोस्त ने कहा कि मैं कॉमर्स लूँगा, तो उसके साथ 2 दोस्त और चले गए सिर्फ इस बेस के ऊपर कि वो दोस्त अच्छा, वो अच्छा पढ़ता था, हंसमुख भी था, मतलब एक ह्यूमर वाली साइड होती है तो आपकी दोस्ती अच्छी होती है, तो वो लोग वहाँ पे उस साइड के ऊपर चले गए। तो 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपने किसी को आइडियलाइज़ किया है, मैं बोलता हूँ तीनों बुरी नहीं है, जब तक कि वो डिस्कशन बच्चे के साथ ना हो कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आई है कि क्यों करना है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मुसल्लत करते हैं, आप उसके जहन को कैद करते हैं, जब आप जहन को कैद कर देंगे वो नई चीज़ सोच ही नहीं सकता। तो एक टाइप होती है कि फॉर्मल साइड के ऊपर पूरे फॉर्मल रूटीन अंदाज में अपने आप को डेवलप करना या अपनी चीज़ के पीछे जाना कैरियर के अंदर, और एक होता है कि सेल्फ डेवलप करके जाना। सेल्फ डेवलप करके बच्चा उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब वो बाकायदा पैशन रखता होगा, उसको मज़ा आएगा, उसको शौक होगा। तो हंगर जब आती है अंदर से, तो वो भूख जो है वो ड्राइव करती है अपने गोल की तरफ और अपने कैरियर की तरफ। जब आप किसी को मुसल्लत करते हैं, और आप किसी को, मैं गधा गाड़ी का वर्ड यूज़ करता हूँ कि अगर आप किसी को लोड डालते हैं और फिर आप कहते हैं चलो, तो वो मजबूरी में लोड लिए एक बैकपैक के अंदर उसके बहुत सारे सामान भरा हुआ है और वो सीधे की तरफ चल रहा है। उसमें माँ बाप की ख्वाहिशें भी है, एक्सपेक्टेशंस भी हैं, Yes. और अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना भी है। सो वो इतना बोझ हो जाता है कि आपका फोकस नहीं रह पाता। अच्छा, 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ अपने यंगस्टर से ये भी सुना कि ये वाली नौकरी ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती, या लोग क्या कहेंगे, ये वाली चीज़, मेहनत करना या स्ट्रगल करना, या ये सोचना कि जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज यहाँ हूँ, कल मैं ग्रो करूँगा, आगे जाऊँगा, ये वाली चीज़ मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वो हो गई है, कम हो गई है। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ या आप यहाँ बैठे हैं, तो इसके पीछे एक जर्नी है जिसमें कहीं सक्सेस है, कहीं स्ट्रगल है, कहीं बहुत सारा कुछ है। तो इस चीज़ को आज का हमारा यंगस्टर या हमारी यूथ क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती? ओवरनाइट फेम की तरफ जाते हैं। असल में शॉर्टकट जो है ना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शॉर्टकट जो है वो हमें ना आगे की तरफ ले जाएगा। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ होता है कि देखो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस करो। बात आपकी बिजनेस करो, ये बात बिल्कुल सही है कि बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके पहले एक प्री नॉलेज होनी चाहिए, एक प्री डिसिप्लिन, वो पूरा बाकायदा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताऊं क्यों यंगस्टर्स जो हैं वो बाकायदा बिजनेस करने का प्लान करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो प्रायर नॉलेज नहीं होती। जब आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं होती तो वो आपको ड्राइव नहीं कर पाती वो चीज़ आगे की तरफ, तो उसका प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है, फिर वो बिजनेस। इसीलिए 44, 45, 46 एज जो है वो कहा जाता है कि ये एज है जिसमें आके एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होते हैं, और वो ज़्यादा वहाँ पे रेशो मिलता है कि जहाँ पे कामयाबी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो प्रायर नॉलेज लेके आते हैं। जब आप डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करती है। जब आप स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके आते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे डूज एंड डोंट क्या है उसके, कहाँ पे कोई सी चीज़ करनी नहीं है। तो एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। जो शॉर्टकट मार के आता है, मैं बोलता हूँ अगर कोई किसी की तरह मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है लेट्स से, और वो छोड़ के आ गया और पास करके आगे बढ़ गया, लेकिन जब एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम आएगा, जब यूनिवर्सिटी के पहले, और वहाँ पे जब केमिस्ट्री का पेपर आएगा और केमिस्ट्री के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, तो उसने 1 मिनट के लिए तो पहले तो सोचा होगा कि उसके आगे का पता नहीं था, इस पहले सोचा होगा कि मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, क्या होता है इससे, और मैं 10 सवाल याद करके ना पेपर दे देता हूँ। लेकिन उसने अपनी नॉलेज को मुकम्मल नहीं किया। फिर वो नॉलेज कहाँ पे हॉन्ट करती है, जब जब यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम लेता है। राइट। अच्छा, क्या एक शख्स एक वक्त में 4-5 करियर को लेकर चल सकता है? क्या इतनी कैपेसिटी ऑफ ब्रेन होती है? हाँ, अच्छा, उसको हम कहते हैं, मेरे टीचर मुझे बहुत सिखाते थे, वो कहते थे कि एक पेंदे की तरह होता है। अगर जो लोग ऐसे होते हैं कि जिधर वज़न आया उधर ढल गए,
अच्छा। तो आज यहाँ वजन है तो यहाँ ढल गए, आज इस तरफ वजन है तो इस तरफ ढल गए। तो ये जो चीज़ है, अगर आपकी कहीं एक फाउंडेशन नहीं बन पाई है, एक फाउंडेशन नहीं बना, या आपने एक कैरियर चूज़ अभी नहीं किया, तो कभी भी फिर आप दूसरे कैरियर के अंदर भी ना फिट नहीं हो पाएंगे। Okay. सबसे पहले ये होता है कि आप उस चीज़ के अंदर महारत थोड़ी सी हासिल कर लें, आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज थोड़ी सी ले लें। जब आप वो बना लेते हैं, फिर आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को जब कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टेबल होंगे थोड़े से। और स्टेबल कैसे होता है? इंसान जब वो एक्सपीरियंस लेता है, चीज़ें लेता है, सीखता है, अपनी फील्ड के अंदर एक्सेलेंस हासिल करता है, तभी जाके वो उसके अंदर वो स्टेबिलिटी लेके आता है। और वो सबसे ज़्यादा दारोमदार उसका गोल के ऊपर होता है कि जब वो गोल सेट कर रहा है। असल में 3 मेन कंपोनेंट हैं। एक सबसे पहले ये होता है कि आपने कोई भी करना है कि कैरियर प्लानिंग है। जब आप अपना कैरियर प्लान कर रहे होते हैं, उसके अंदर गोल वगैरह आते हैं। दूसरी साइड के ऊपर है कि आपने कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम करना है। फिर तीसरी साइड है कैरियर मैनेजमेंट। अच्छा। कैरियर प्लानिंग के अंदर कोई भी बच्चा हो, उसके बचपन में माँ बाप, टीचर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी टॉपिक से, किसी फील्ड से, आइडिया से, वो उसके बारे में सोचना शुरू करता है। फिर वो अपने गोल सेट करता है, उस गोल से वो उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे इंटरमीडिएट के दौरान वो फील्ड लेता है स्पेसिफिकली, या प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, आर्ट्स हो, किसी भी चाहे साइड के ऊपर जाता है, वो उससे पहले जाएगा। अगर वो उसके बाद, मिसाल के तौर पे मेरा गोल जो है मुझे पता ही नहीं है और मैं आर्ट्स ले लूँ, लेकिन मुझे जाना प्री इंजीनियरिंग की साइड के ऊपर था, तो इसलिए स्कूल के अंदर ये जुमले, ये गुफ्तगू होना कैरियर काउंसलिंग के ऊपर ये बड़ा ज़रूरी है कि एक सर्टन टाइम पे आके आप इस तरह के स्कूल्स में सेशन हो कि करियर काउंसलर को बुलाया जाए। एंड अक्सर हमें खुद भी नहीं पता होता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। और कभी भी ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट है उसमें ही आपको कामयाबी मिले। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने कहा कि बस मेरा इंटरेस्ट था लेकिन वो हो ही नहीं सका, अच्छा मेरी लक ऐसी है, बस ठीक है अब जो है जैसा है बस ऐसे ही चलते रहें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बॉक्स में ये दरवाज़ा खुला था तो इस बार भी ये खुले, हो सकता है जो पीछे वाली दीवार है इसमें भी दरवाज़ा हो, आप यहाँ से भी अपने आप को एग्जिट दे सकते हो। सो ये थॉट कैसे डेवलप होती है? अच्छा, मैं जैसा आपने कहा कि बस हो गया चला गया, मैं कहता हूँ ये ना सबसे पहले इसकी बुनियाद जो शुरू होती है वो होती है इम्पोर्टेंस के ऊपर, कि आप अपने गोल को या अपनी सोच को इम्पोर्टेंस कितनी देते हैं। मेरे पास शायद हाँ पड़ा होगा, अगर कैमरा देख रहा हो तो ये मेरे पास 1000 रुपये हैं। और ये 1000 रुपये मैं एक सवाल करूँ, जितने लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो बच्चे हों, मैं ये बोलूँ कि क्या इसको 2 टुकड़े कर सकता है कोई? क्या कोई इसको 2 टुकड़े कर सकता है? किसी के अंदर हिम्मत है? बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो 1000 रुपये ज़ाया हो जाएंगे अगर 2 टुकड़े खर्च कर लेंगे, इससे बेहतर है। और क्या। मैं बताऊँ अपने वक्त को कि इतना कम अहम क्यों लेते हो कि जब इसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि इसकी अहमियत को जानते हो, लेकिन अपना वक्त बर्बाद कर देते हो। इसको बर्बाद नहीं कर सकते। एक 1000 रुपये का नोट जो कि आप अच्छा पढ़ के इससे कई 1000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन आज भी, या आज आपने कुछ हासिल भी कर लिया, आप इसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते। मैं बताऊँ इंपॉर्टेंस की ना बड़ी अहमियत होती है। जब भी आप कोई बात कर रहे हैं, किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अपने कैरियर के अंदर जितना सिंसियर होंगे, उसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसको देंगे, उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी। ओके राइट जनाब, थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि जो भी चीज़ें आज डिस्कस हुई वो ना सिर्फ बच्चों के लिए थी बल्कि पेरेंट्स के लिए भी थी कि आपने जो है वो हेल्प करना है और बच्चों की सजेशंस भी लेनी है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, और अपने तजर्बे से भी उनको ज़रूर बताइए कि वो किस तरह से फ्लरिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और बुज़ुर्गों और बड़ों की दुआओं के बगैर तो कोई भी कहते हैं कि नहीं फलता फूलता, और ये एक रियलिटी भी है। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप आपका आज का शो आपको पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। एंड जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।